नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष, किसान आंदोलन पर पार्टी की रणनीति और राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि संगठन चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति में मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने एक मत से अपने विचार रखते हुए कहा कि 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही होगी और मई में मतदान हो रहे होंगे, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं पहले से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को पद स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हटे थे तब भी हमने कहा था कि आप मत हटिए, और आज भी हमारा एक ही कहना है कि राहुल जी को अभी ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए और एकमात्र उपयुक्त यदि कैंडिडेट है तो राहुल गांधी जी। छत्तीसगढ़ सरकार 22 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। सीएम भूपेश बघेल की सभी मंत्रियों के साथ बजट पूर्व विभागवार प्रस्तावों पर चर्चा आज खत्म हो गई। सीएम ने 4 दिन में 4 बैठकें कर सभी मंत्रियों के सामने विभागों की समीक्षा कर बजट प्रस्ताव पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस साल बजट को खास उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, नई योजनाएं भी कम रहेंगी। जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए बेहतर क्रियान्वयन की कोशिश होगी। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट के बाहर कुछ लोग यूनियन बनाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। ये लोग विरोध करने वाले लोगों से मारपीट भी करते हैं। पुलिस और आरटीओ की नाक के नीचे ये खेल चल रहा है, लेकिन सभी चुप्पी साधे बैठे हैं। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट के बाहर हर रोज इसी तरह ट्रकों की लंबी कतार लगती है। यहाँ छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम पर वसूली की जाती है। छत्तीसगढ़ के ट्रक ड्राइवर से 200 रुपए और दूसरे राज्यों से आए ट्रक ड्राइवर से 500 रुपए तक वसूले जाते हैं। साथ ही इसकी रसीद भी दी जाती है। विरोध करने पर वसूली करने वाले मारपीट करने से भी बाज नहीं आते। वसूली करने वाले एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि बीमार ड्राइवर्स का इलाज, खराब आर्थिक स्थिति वालों को इसी मद से मदद की जाएगी। इसी राशि से हमारे बहुत से ड्राइवर हेल्पर जो इलाज नहीं करा पाते हैं, उनका इलाज का व्यवस्था करा रहा हूँ मैं। तो आसपास में हमारे स्कूलों को हम लोग अपनी गोद देने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि कुछ जो हमारा फंड बचेगा हम उसमें से ये सारे लोगों ने निर्णय लिया हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट की फिनिश प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टिंग के लिए यहाँ हर रोज सैकड़ों ट्रक और ट्रेलर पहुँचते हैं, जिनसे खुलेआम वसूली की जा रही है। लेकिन इसकी भनक आरटीओ और पुलिस विभाग को नहीं है। वहीं कुछ दिन पहले अवैध वसूली को लेकर हुई मारपीट पर पुलिस ने जांच की बात कही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो आवेदन संबंधी शुल्क है उसको लेकर के कोई बातचीत है, तो इसमें दोनों पक्षों को बुला करके बात की जाएगी। आवेदन के आधार पर आगे भी जांच की जाएगी और जो भी विधि सम्मत होगा उसके हिसाब से आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा इस तरह की शिकायत हमारे ऑफिस में या निजी तौर पर हमको नहीं की गई है। अभी आपके माध्यम से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसकी हम जांच भी करेंगे और यदि ऐसा पाया जाता है तो कहीं पे थाने की कार्रवाई करनी पड़ी तो थाने की भी कार्रवाई करेंगे इस पर। अवैध वसूली के खिलाफ कई ट्रक एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर नकेल कब कसता है। मनेंद्र पटेल, IBC 24, भिलाई। और इधर रायपुर नगर निगम के जोन 3 में लगभग 75 लाख रुपए का वेतन घोटाला उजागर हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि यहाँ वेतन बनाने वाले ग्रेड 3 कर्मचारी गंगा सिन्हा ने पिछले 5 साल में अपने परिजन और कंप्यूटर ऑपरेटर नेहा परवीन के परिजनों के खाते में निगम के 75 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी। जोन आयुक्त ने बताया कि कर्मचारी गंगा सिंह सिन्हा वेतन बनाने का काम करता था। दिसंबर में वेतन की जांच करने पर पता चला कि कई ऐसे लोगों के नाम के खातों में पैसा ट्रांसफर किए गए जो निगम के कर्मचारी नहीं थे। हमारे यहाँ स्थापना विभाग में कर्मचारी है गंगा प्रसाद सिन्हा, जो स्थापना विभाग में है और सैलरी यही बनाते थे। तो उनके बेटे का नाम उस सीट में हमको मिला, उसकी मिसेस का नाम, उसकी धर्मपत्नी का नाम मिला और साथ में उसके एक और रिश्तेदार, और साथ में हमारे यहाँ प्लेसमेंट कर्मचारी है कंप्यूटर ऑपरेटर जो स्थापना विभाग में काम करती है, उनके भी रिश्तेदारों के नाम से सैलरी सीट प्रस्तुत किया गया। उसका परीक्षण हम लोग कर रहे हैं, टोटल कितनी राशि है, उसके पश्चात प्रतिवेदन बना के हम आयुक्त महोदय को भेजेंगे।
बलरामपुर के तहसीलदार विवेक चंद्र और एसडीएम अभिषेक गुप्ता को फोन नहीं लगा और वे दफ्तर पर नहीं मिले तो रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने सोशल मीडिया पर उनकी गुमशुदगी को लेकर एक पोस्ट कर दी। साथ ही दोनों अफसरों की जानकारी देने पर 1100 रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया। इस मामले ने तुल पकड़ा तो अफसरों ने IBC 24 से कहा कि वे सरकारी काम से क्षेत्र के ही गांव में गए थे और नेटवर्क नहीं होने की वजह से फोन नहीं लग रहा था। रामानुजगंज के एसडीओपी नितेश कुमार गौतम ने बताया कि अफसरों के लापता होने की सूचना उन्हें सोशल मीडिया से ही मिली, लेकिन वो दोनों कुशल हैं और उनसे बात की जा रही है कि वे कहाँ थे। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने इस मामले पर कहा कि विधायक अपने सरकार की खुद फजीहत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कांग्रेस विधायक के इस तरह सोशल मीडिया में पोस्ट किए जाने पर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि ये उनका विचार और अपनी बात पहुंचाने का तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि रामानुजगंज विधायक एक बार पहले भी अफसरों को लेकर गर्म जल से डुबोनों की बात कर चुके थे। वहीं कुछ महीने पहले बालोद विधायक संगीता सिन्हा को भी एक आरक्षक के तौर तरीकों को लेकर डीजीपी को चिट्ठी लिखनी पड़ी थी। एसडीएम अभिषेक गुप्ता और तहसीलदार वहाँ विवेक चंद्रा दोनों अपने अपने निवास से अचानक गायब हो गए हैं और इसलिए कोई विलम्ब न हो जाए, सरहदी क्षेत्र है, कोई बात ना आ जाए, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचना दिया है। अभी वो लापता नहीं है, अभी तो उनके बारे में मेरा संपर्क हुआ है और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जाकर उनसे मिलूंगा। ऐसे विधायकों के बारे में क्या हम लोग प्रतिक्रिया दें जो अपनी सरकार के ही फजीहत कराने में लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि उसका इलाज कराना चाहिए। 9 बजे सुबह से अधिकारी उनका क्षेत्रफल रामचंद्रपुर तक है, अपने दौरा कार्यक्रम में गए थे, लेकिन विधायक जी द्वेष की भावना की राजनीतिक से मानसिक संतुलन खो गए, इस टाइप की बात किए। वो अपना विचार रहता है, अपने अपनी बात रखने का तरीका रहता है। उन्होंने उस परिस्थिति में कोई ऐसी टिप्पणी की होगी और ठीक है। अब बात छत्तीसगढ़ के कारोबारी जगत में किए गए सबसे बड़े कर चोरी की। रायपुर के कारोबारी चंपालाल जैन और उसके बेटे नमित और अमित जैन ने अपनी 5 फर्मों के जरिए फ्रॉड कर प्रदेश की सबसे बड़ी कर चोरी को अंजाम दिया था। इन सब ने दिल्ली से अरबों रुपए के तंबाकू, जर्दा, इलायची, सुपारी, पान मसाला जैसे सामान मंगवाए, लेकिन वाणिज्यिक कर विभाग को F फॉर्म के जरिए महज कुछ करोड़ के माल मंगवाने की जानकारी दी। इस धोखाधड़ी की जांच हुई, सारे सबूत भी मिले, लेकिन 5 साल बाद भी अब तक ना तो धोखेबाज कारोबारियों पर FIR हुई और ना ही 2.25 अरब रुपए से ज्यादा की वसूली हो पाई। सवाल है, आखिर क्यों? चंपालाल जैन, उसकी पत्नी विमला जैन, उसके बेटे नमित और अमित जैन, यही वो 4 नाम हैं जिन पर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एक्साइज टैक्स चोरी का रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2015 में जब इन चोरों के करतूत का खुलासा हुआ तो राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सख्ते में आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कारोबारी इन सीनाजोरी के साथ भी कर चोरी कर सकता है। न कानून का डर और न कार्रवाई का खौफ। दरअसल 1 सितंबर 2015 को दिल्ली ट्रेड एंड टैक्सेस के ज्वाइंट कमिश्नर ने एक ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी। रायपुर की फर्म आशी और अर्नब के जरिए साल 2013 से 2015 के बीच छत्तीसगढ़ में 176 करोड़ रुपए का जर्दा और पान मसाला बेचना बताया जा रहा था, जो हैरान करने वाला आंकड़ा था। जांच हुई तो पता चला आरोपी कारोबारियों ने 176 करोड़ के माल को केवल 7.71 करोड़ का माल बताकर जबरदस्त कर चोरी की है। ये सारा काम F फॉर्म से छेड़छाड़ करके अंजाम दिया गया। इसके बाद सघन जांच हुई जिसमें पता चला कि कारोबारी चंपालाल जैन, उसकी पत्नी विमला जैन, बेटे अमित और नमित जैन ने आशी, अर्नब, आन्या, अनंत और अरिहंत एजेंसी के 58.73 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। साल 2010 और 11 से 2015 और 16 के बीच की गई टैक्स चोरी। इसके बाद विभाग की तरफ से टैक्स चोरी पर ब्याज और पेनाल्टी के रूप में 120.33 करोड़ रुपए और जोड़े गए। 189.07 करोड़ रुपए की देनदारी तय की गई। कर असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान आरोपी कारोबारियों ने लिखित में कबूल किया कि उन्होंने कर अवमंचन के लिए F फॉर्म में छेड़छाड़ की है। टैक्स से बचने के लिए
कारोबारी दिल्ली से माल मंगाकर हरियाणा में बेचना बता रहे थे, लेकिन हरियाणा भेजे गए ट्रकों की बिल्टी, ट्रांसपोर्टर पेमेंट या माल लोड अनलोड का खर्च नहीं दिख पाया। डैमेज माल और डिस्काउंट के आधार पर भी छूट पाने की कोशिश की, लेकिन उसके दस्तावेज भी पेश नहीं किए गए। इस मामले में आरोपियों के बैंक खाते सीज करने से लेकर उनकी संपत्तियां तक सीज कर दी गई। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र भी लिखा गया। इन तमाम तथ्यों के बावजूद आज तक न तो आरोपियों पर कोई एफआईआर दर्ज हुई और न ही उनसे 179 करोड़ रुपए की वसूली की गई। हालांकि प्रदेश के वाणिज्यिक मंत्री न्याय संगत कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जो भी ऐसे प्रकरण हैं उनमें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कार्रवाई के हम लोग हिमायती हैं और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्रवाई सभी प्रकरणों में, कोई एक बात नहीं है, सभी में जिसकी जानकारी आती है वो कार्रवाई होगी। इस मामले में आरोपी हाईकोर्ट तक गए, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद आश्चर्यजनक तरीके से वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने केस के रीअसेसमेंट का आदेश जारी कर दिया और अब इसी के साथ आरोपियों की सीज की गई सारी संपत्तियां और बैंक खाते भी रिलीज कर दिए गए। अब सवाल यह है कि जब 2 बार की जांच प्रक्रिया में आरोपी कारोबारियों को बचाव में दस्तावेज जमा करने के सारे मौके दिए जा चुके हैं, तो फिर ये मौका क्यों? अब सवाल यही है कि जब 2 बार की जांच प्रक्रिया में आरोपी कारोबारियों को बचाव में दस्तावेज जमा करने के सारे मौके दिए जा चुके थे, लेकिन फिर से रीअसेसमेंट की नौबत क्यों आई? सूत्रों की माने तो आरोपियों के सीज बैंक खातों में करीब 38 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन बिना वसूली किए ही बैंक खातों को रिलीज कर दिया गया। इस तरह विभाग के पास आया पैसा फिर से आरोपी के पास चला गया। अभी वाणिज्यिक कर विभाग दलील दे रहा है कि रीअसेसमेंट का ऑर्डर है, इसलिए आरोपियों से कोई वसूली बची नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि उनसे करीब 170 करोड़ रुपए की वसूली अभी भी बाकी है। इस मामले की लोक आयोग में शिकायत हुई थी, तब वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया था कि आरोपियों पर एफआईआर करवाई जा रही है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इन सब के चलते वाणिज्यिक कर विभाग की कार्रवाई संदेह को जन्म दे रही है। यह भी महज संयोग नहीं है कि 5 साल पहले टैक्स चोरी की सबसे बड़ी वारदात वाले कारोबारियों का सीधा कनेक्शन कोरोना काल में क्वींस क्लब में हुई गैर कानूनी गतिविधियों से भी है। इन आरोपियों का सत्ता के गलियारों में आना जाना है, कहीं इस रसूख का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं बैठक में सरकार ने कहा कि हम कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार हैं, हम इससे कुछ बेहतर नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख तय नहीं हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। सरकार इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं तो ये कल भी हो सकता है। कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए किसानों का धन्यवाद किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में CWC की बैठक हुई। बैठक में कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की गई। वहीं पार्टी की ओर से एक बार फिर कृषि कानून के मसले पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल भी शामिल हुए। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी का परिचालन शुरू किया गया है। भिलाई के D कैबिन से कोरबा तक ट्रेन का परिचालन किया गया। आपको बता दें कि 3.5 किलोमीटर लंबी फ्रेट ट्रेन वासुकी को 5 मालगाड़ियों से जोड़कर बनाया गया है। इस मालगाड़ी से उपभोक्ताओं को तुरंत डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। और इधर बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां बदमाश ने युवक को चाकू मारा है। बच्चों के साथ घूमने गया था युवक, जिस पर यह हमला किया गया। राजा तालाब के पास की ये घटना बताई जा रही है। मामूली बहस के बाद चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी फरार बताया जा रहा है। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, रायपुर में एक बार फिर चाकू की वारदात सामने आई है, चाकूबाजी की वारदात सामने आई। एक शख्स को चाकू मारा, आरोपी फरार बताया जा रहा है।
देखिए विजय जी, लगातार रायपुर में हो रहा है कि हर हफ्ते एक या दो चाकूबाजी की घटना होती है जिसमें गंभीर रूप से तो आदमी घायल हो जाता है या मौत हो जाती है। और ये जो घटना आज हुई है, ये इसमें आपको बता दें कि युवक जो है वो अपने बच्चों के साथ घूमने निकला था, उसके साथ दो छोटे बच्चे थे और राजा तालाब इलाके की घटना है। वहां पर एक पुराना सजा याफ्ता बदमाश है जो पहले सजा काट चुका है, कई साल की जेल, तो वो जो है घूम रहा था। उससे कुछ बात पे बहस हुई बच्चों को लेकर, जो युवक घूम रहा था उसके साथ, और उसने चाकू निकाला और आपको बता दें कि सुबह आज उसको तड़के उसने चाकू से बुरी तरीके से घायल कर दिया है। फिलहाल जो है निजी अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। मामले में FIR हुई है, लेकिन जो अपराधी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही गंभीर अपराध का वो बताया जा रहा है पुलिस से कि वो सजा काट चुका है, तो ऐसे में उसका जल्द पकड़ा जाना जरूरी मान रही है पुलिस और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। जी शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।